क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी उम्र अब ज़्यादा लंबी नहीं है। इसलिए मैंने डॉक्टर के सामने अपने इलाज के आखिरी विकल्प के लिए रिक्वेस्ट कर दी। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तय करने में मदद मांगी, लेकिन उन्होंने स्केड्यूल कन्फर्मेशन का मैसेज मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर पर भेज दिया। तुम्हारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इसका नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन नंबर पर आ गया। मेरी तलाश करवाने के लिए इतनी चीप हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? जंगचिन, हमारा ब्रेकअप हुए 1 साल हो चुका है। अब मुझे परेशान मत करो। और एक बात, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाना ही है तो दूर चले जाओ। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द कांटों की तरह मेरे दिल में चुभ गए, लेकिन मैं इसे कैसे भूल सकता था? 1 साल पहले उस तेज़ बारिश वाली रात में उसने अचानक बिना किसी वजह के मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मैं पूरी रात उसके घर के बाहर बारिश में भीगता रहा, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह बहुत पहले ही अपना सामान पैक करके विदेश जा चुकी थी। अगर यह फ़ोन कॉल नहीं आया होता तो शायद वह दोबारा कभी मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करती। हेलो सर, आज दोपहर हम आपके फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमने उस इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जो आपने छोड़ा था। उस स्पेशल मेडिकल असिस्टेंस के लिए आपको अपनी सबसे लेटेस्ट मेडिकल रिकॉर्ड रिपोर्ट जमा करनी हो। आपको स्विट्जरलैंड में एक बार और एग्जामिनेशन करवाना होगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। हॉस्पिटल जाते हुए टैक्सी के अंदर से एल्प्स के पहाड़ों का सिलुएट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ये वही सिटी थी जिसे मैं न जाने कितनी बार ल्यूरुयन के साथ घूमने आने की बात कह चुका था, लेकिन आखिर में यही जगह मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गई। मुझे लगा था कि मैं खुद को इन फीलिंग्स को भूलने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन उसे दोबारा देखते ही मेरे दिल की घुटन फिर से लौट आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। मैं सिर्फ हेल्थ चेकअप के लिए आया हूँ। 1 साल पहले ही मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। रोज रोज प्यार की भीख मांगना क्या कम था? हाँ, अब मेरा पीछा करते करते स्विट्जरलैंड तक आ गए। तुम्हारी ये हरकतें मुझे और भी ज्यादा डिस्गस्ट करती हैं, समझे? 1 साल पहले मैं सच में उसे ढूंढने स्विट्जरलैंड आया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। वाह, ये कौन है? हम बस पुराने पड़ोसी हैं। वह मुझे नहीं पहचानती थी, लेकिन मैं उसे पहचानता था। हेलो, लियो रोयान के नए बॉयफ्रेंड। मैं रोयन का फियांसे हूँ, सोंग जिशु। तुम दोनों की शादी जल्दी ही होने वाली है ना? हाँ, पिछले महीने की 1 तारीख को ही रोयन ने मुझे प्रपोज किया था। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। 1 जुलाई वही दिन था जिस दिन मैंने अपना स्पेशल मेडिकल प्रोसीजर शेड्यूल किया था, और वह दिन संयोग से मेरा बर्थडे भी था। 3 साल पहले इसी दिन लियो रोयन ने भी मुझे प्रपोज किया था। 23 साल की उम्र में वह मेरे सामने घुटनों पर बैठी थी और मुझे बेहद प्यार से देखते हुए बोली थी, जंगचन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन अब हम दोनों स्विट्जरलैंड में थे। वह किसी दूसरे आदमी के साथ शादी के स्टेज की तरफ जा रही थी और मैं अकेला अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। स्पेशल मेडिकल असिस्टेंस की कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर ने पूछा, क्या कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन है जिसके लिए फैमिली का मौजूद रहना जरूरी हो? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा। डॉक्टर ने कहा, अपने बचे हुए समय को अच्छी तरह एंजॉय कीजिए। ये रोयन नहीं है, मैं हूँ। कल मैं और रोयन वेडिंग ड्रेस लेने जा रहे हैं। उसकी पसंद थोड़ी खराब है। क्या मैं तुमसे हेल्प मांग सकता हूँ? कल सुबह 10 बजे। लोकेशन मैं तुम्हें SMS कर दूंगा। हाँ। कॉल खत्म होते ही मुझे उसका मैसेज मिला, जिसमें पैसे का ट्रांसफर भी था, 50,000 युआन। मैं नहीं चाहता था कि सोंग जिशु को बुरा लगे, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। अगले दिन जेड बुटीक पहुंचकर मैं सोफा पर बैठ गया और सोंग जिशु को कलर कैटलॉग पकड़े हुए लियो रोयान से हर डिजाइन के बारे में पूछते देखा। क्या ये अच्छा है? वह हर बार बड़े सॉफ्ट तरीके से जवाब देती, अच्छा है। उसे ऐसे देखते ही मेरी यादें बहुत पीछे चली गईं। पहले वह मुझे भी बिल्कुल इसी तरह प्यार भरी नजरों से देखा करती थी। ये सूट अच्छा है? कैसा है? क्या तुम मेरी हेल्प करके इसे देखोगे? मैंने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। कैटलॉग में वही डिजाइन था जिसके बारे में मैंने कभी कहा था कि मुझे पसंद है। मैं अभी अपनी फीलिंग्स छिपाने ही वाला था कि अचानक मेरी नाक के सिरे पर गर्माहट महसूस हुई। एक बूंद कैटलॉग के ऊपर गिर गई। मैंने जल्दी से उसे पोंछ दिया। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ करना चाहता था, लेकिन उसकी पहली रिएक्शन कैटलॉग को तुरंत अपने हाथ में ले लेने की थी। असल में उसे सिर्फ उसी की चिंता थी। बस गलती से गंदा हो गया। मैं इस बात की परवाह क्यों करूंगा मिस्टर जियांग? क्या आप हॉस्पिटल जाकर चेकअप नहीं करवाना चाहते? जरूरत नहीं है, बस थोड़ा फ्लू है, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं हैंडसम हूं या नहीं? उस समय उसकी आंखों में सिर्फ सोंग जिशु था, मानो इस दुनिया में उसके लिए सिर्फ वही एक आदमी बचा हो। अचानक मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। मेरा अभी कुछ काम है, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। वेट, मैं और रॉयन स्विट्जरलैंड में किसी दोस्त को नहीं जानते। क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बन सकते हो? सॉरी, मेरा वीजा खत्म होने वाला है। मैंने अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में उसके बेस्ट मैन बनने से इनकार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इतने बड़े स्विट्जरलैंड में सड़क पर चल रहे लोग आराम से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे कदम एक बार के सामने आकर रुक गए। पहले मुझे अल्कोहल पीना बहुत पसंद था, लेकिन बीमार पड़ने के बाद मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया था। आज मन कर रहा था कि जमकर नशे में धुत हो जाऊं,
लेकिन अभी एक बॉटल ही पी थी कि मेरा पेट बुरी तरह मचलने लगा। बिल पे करते समय मेरी नज़र बार के मालिक के पीछे लगी फोटोज पर पड़ी। वह दीवार असल में कपल्स की फोटोज से पूरी भरी हुई थी। सर, अगर कपल फोटो खिंचवाए तो फ्री है। नहीं चाहिए, मैं अकेला आया हूँ। फोटोज वाली दीवार के सबसे ऊपर लियू रुयन और सोंग जिशू की एक साथ फोटो लगी थी। उस पर 11 मार्च 2024 की तारीख लिखी थी। उस समय तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। मेरा दिमाग अचानक बिल्कुल खाली हो गया। सर, मेरे घर चलकर एक दूसरे को जानना चाहेंगे? छोड़ो मुझे। मेरी रेजिस्टेंस के बीच अचानक कुछ बॉडीगार्ड्स वहां आ गए। उन्होंने उस आदमी को मुझसे दूर खींच लिया और सिर्फ एक पंच में उसे पीट कर मार डाला। ये बार अब सेफ नहीं है। अगर खतरे का एहसास नहीं है तो बेहतर है जल्दी अपने देश वापस चले जाओ, ताकि तुम्हें बचाने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू, लेकिन अच्छी बात है कि यह घटना इसी बार में हुई, इसलिए तुमने मुझे बचा लिया। सीधे सीधे बताओ कि क्या बात करनी है। ऐसे ताना मारने की जरूरत नहीं है। 11 मार्च 2024। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो उस समय से ही तुम सोंग जिशू के साथ थी। लगता है तुम्हारा प्यार उतना गहरा नहीं था जितना तुम कहती थी। तुमने खुद नहीं देख लिया, मैंने तुम्हें चीट किया। हमारा ब्रेकअप होने से पहले ही मुझे सोंग जिशू से प्यार हो गया था। अब खुश हो? उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह चुभ रहे थे। यहां तक कि सांस लेना भी दर्दनाक लग रहा था। मुझे लगा था कि तुम मेरा सामना ईमानदारी से कर सकती हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लियू रुयान को अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देख रहा हूं और वह लगातार मेरा नाम पुकार रही है, लियू रुयान। मुझे पहले कभी क्यों नहीं समझ आया कि तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। पहले ब्रेकअप का फैसला तुमने ही किया था और अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी किसी दूसरे आदमी से शादी देखूं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं आऊं तो ठीक है, बस तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। अगर बुखार है तो घर पर ठीक से आराम करो। बाहर क्यों घूम रहे हो? स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स पेशेंट्स की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। उसने उसे यह नहीं बताया था कि मुझे एक जानलेवा बीमारी थी। मैं समझ गया। थैंक यू। बीमार इंसान को केयर की जरूरत होती है। तुम्हारे पेरेंट्स का फोन नंबर क्यों नहीं लग रहा? वे अब नहीं रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे ब्रेकअप के 2 महीने बाद मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सॉरी, मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था। अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इन सब का अब तुमसे कोई संबंध नहीं है। पहले खाना खा लो। मैंने लंच बॉक्स खोला। उसके अंदर मेरी पसंद की कईसिम सब्जी पूरी भरी हुई थी। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। सिर्फ 2 बाइट्स खाने के बाद ही मेरी नाक में जलन होने लगी और मैं अपने आंसू रोकने लगा। तुम्हारा अभी भी कोई काम है ना? सोंग जिशू, तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बार फिर बेस्ट मैन बनने के बारे में सोचोगे। वीजा की बात मैं संभाल लूंगी। अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता देना। तुम भी चाहती हो कि मैं वहां जाऊं, है ना? मैं बस सोंग जिशू को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लियू रुयन, मुझे पहले कभी क्यों नहीं समझ आया कि तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। पहले ब्रेकअप का फैसला तुमने ही किया था और अब तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी दूसरे आदमी से शादी करते देखूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं आऊं तो ठीक है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। मेरी एक फोटो खींच दो। मेरी बात सुनकर उसने हल्का सा माथा सिकोट लिया। शायद उसे याद आ गया था कि हम दोनों ने पहले चीटिंग के बारे में बात की थी। उस समय मैंने मजाक में कहा था कि अगर उसने मुझे चीट किया तो मैं हमारी दोनों की फोटो उसकी शादी में लगाकर उसका असली चेहरा सबके सामने खोल दूंगा। लेकिन अब मुझे बस अपनी आखिरी याद के लिए एक फोटो चाहिए थी। रिलैक्स, ये बस एक नॉर्मल फोटो है। लेक जेनेवा के किनारे, पीछे ओलप्स के पहाड़ों के साथ। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने खुद मुझे लेने आने की ऑफर की, लेकिन लेक पर पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि सोंग जिशू भी वहां था। रुयान ने कहा, तुमने बेस्ट मैन बनने के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। ओह हाँ, उसे फोटोज खींचना ज्यादा नहीं आता। मैं ही तुम्हारी फोटो खींच देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लिरुयन मेरी फोटो खींचे। यही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से फोटो खींच दूंगी। लेक के किनारे की हवा बहुत ठंडी थी। मैंने खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया ताकि मेरी आखिरी याद की फोटो अच्छी और ठीक लगे। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा का बटन दबाया, सोंग जिशू ने अचानक दर्द से अपनी छाती पकड़ ली। रुयान, मेरी चेस्ट थोड़ी टाइट लग रही है। डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। काफी देर बीतने के बाद मैंने कैमरा उठाया और उसमें फोटो देखने लगा। कैमरा की स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसमें मेरी शक्ल तक बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ठंडी हवा लगातार मेरी शर्ट के कॉलर के अंदर घुस रही थी। मैं इस सुनसान लेक के किनारे अकेला खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मैं खुद एक मजाक बनकर रह गया हूँ। काफी देर बाद मैं अपना कैमरा रख पाया और टैक्सी लेकर मेडिकल क्लिनिक चला गया। कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा था, जो लोग लाइफ एंडिंग प्रोग्राम चुनते हैं उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताने की अनुमति होती है। मैंने एक पेन उठाया, गहरी सांस ली और अपनी आखिरी इच्छा लिख दी। मैं चाहता हूं कि मेरी फ्यूनरल के दिन लियो रुयान मुझे देखने के लिए वहां आने के लिए तैयार हो। आखिरी बार मैं टैक्सी लेकर चर्च के ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। मैंने देखा कि लियो रुयन और सोंगू पास पास बैठे आराम से फ्लावर ब्रूच चुन रहे थे। उसकी उंगली कैटलॉग की तरफ इशारा कर रही थी और वह सोंग जू की बातें बहुत पेशेंस से सुन रही थी। उसका एटीट्यूड इतना जेंटल था कि मेरा दिल दर्द करने लगा।
तो जब वह किसी से प्यार करती है तो सच में अपना पूरा दिल उस इंसान को देने के लिए तैयार रहती है। बस अब वह दिल मेरा नहीं रहा था। अरे तुम आ गए, उसने यह कहते हुए एक ब्रेसलेट निकाला। वह वही कपल ब्रेसलेट था जिसे मैंने 2 साल पहले डिजाइन किया था। पहले लियो रुयन ने कहा था कि हमारी 7वीं एनिवर्सरी पर वह इसे मुझे देगी। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? रुयान ने दिया है। पिछले साल 17 फरवरी को उसने पूरी रात मेरे साथ बिताई थी। हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आए और उसने तुरंत मुझे यह ब्रेसलेट दे दिया। सोंगजू ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया। अचानक मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ठीक ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि 17 फरवरी की वही रात हमारी 7वीं एनिवर्सरी की रात थी। जब किसी ने सोंग जिशु को बुलाकर बाहर भेज दिया तो उस कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए। हमारी एनिवर्सरी वाले दिन तुमने कहा था कि तुम्हें इमरजेंसी मेडिकल कॉल आया है, लेकिन तुम सोंग जिशु के पास क्यों थी? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। और पिछले साल 23 फरवरी को हॉस्पिटल डिनर वाली बात भी मेरे लिए सिर्फ झूठ थी, है ना? उस दिन तो सोंग जिशु का बर्थडे था। फिर 6 मार्च को तुमने कहा था कि तुम्हारा ब्रेसलेट खो गया है। मैं सोंग जिशु के साथ अम्यूजमेंट पार्क गई थी। फिर 15 मार्च को उसे नाइटमेयर आया था। तुम उसे कंपनी देने चली गई थी। लियो रुयान, वह सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसने अपने सारे झूठ एक एक करके बताने शुरू कर दिए। 7 अप्रैल को मैंने कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। असल में मैं सोंग जिशु के साथ सान्या गई थी। 13 अप्रैल को माउंट टाइपर सनराइज देखने गई थी। 22 अप्रैल को लेक इराई गई थी। 3 मई को जापान से वापस आई थी। सोंग जिशु ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। अगले ही दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। क्या तुम अभी भी सुनना चाहते हो? उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द मेरे टूटे हुए दिल पर पड़ते हथौड़े जैसा लग रहा था। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने कोई गलती नहीं की। उसने बिल्कुल शांत होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, सिर्फ एक ठंडी और बेपरवाह नजर थी। क्या वजह अब भी इंपॉर्टेंट है? शायद सच में अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। कुछ ही दिनों में मैं इस दुनिया से दूर हो जाने वाला था। रिहर्सल के दौरान होस्ट पूरे कार्यक्रम का फ्लो समझा रहा था। बेस्ट मैन के तौर पर मुझे ग्रूम का हाथ ब्राइड के हाथ में देना था। इसके बाद ब्राइड अपनी वेडिंग वाउस पढ़ने लगी। मैं अपने सामने खड़े इस पुरुष की पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। बीमारी हो या सेहत, अमीरी हो या गरीबी, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। उसे कंफर्ट करूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और पूरे दिल से उससे प्यार करूंगी। उस समय लियो रुयान की आंखों में सिर्फ सॉफ्टनेस थी, लेकिन कौन सोच सकता था सिर्फ 10 मिनट पहले ही उसने मुझे इतनी क्रूल सच्चाई बताई थी। ब्राइड की वेडिंग वॉज पूरी हो गई। अब आइए बेस्ट मैन को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि वह उन्हें अपनी कंग्रेचुलेशंस दे सके। मिस्टर यंग, हम आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहते हैं, क्या आप इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं? इंजेक्शन? मेरी आधी जिंदगी का दर्द पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आखिरी समय में भी मुझे कड़वी दवाइयों का स्वाद सहना पड़े। जंगचिन, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। यहाँ पानी है, मैं तुम्हारी एक और फोटो खींच देती हूँ। मैं अभी मना करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया मेरी नजर सीधे उसकी गहरी आंखों से जा मिली। सोंग जिशु ने ही मुझसे तुम्हें दोबारा फोटो में लेने के लिए बुलाने को कहा था। उस दिन अचानक जो हुआ उसे लेकर उसे बहुत गिल्ट हो रहा था। मेरा खून जैसे उसी पल जम गया। तो वह मेरे लिए गिल्टी नहीं थी, वह सिर्फ यह चाहती थी कि सोंग जिशु खुद को गिल्टी महसूस न करे। जब हम स्विट्जरलैंड गए थे तब भी हम इसी होटल में रुके थे। जिशु की हेल्थ थोड़ी खराब रहती है और यहाँ स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे के अंदर आ गया। मैंने अभी अपना चेहरा धोया ही था कि अचानक मेरे फोन पर क्लाउड स्टोरेज का नोटिफिकेशन आया। उसने याद दिलाया कि कल मेरा बर्थडे है और मुझे इनवाइट किया कि मैं पिछले 2 सालों में हुई चीजों को दोबारा देखूं। मैंने फोटो गैलरी खोल ली। सबसे पहले मुझे 2 साल पहले की मेरी बर्थडे फोटो दिखाई दी। माँ गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। पिताजी मेरे लिए केक काट रहे थे। लियो रुयान मेरे बगल में प्यार से बैठी थी और मैं उन दोनों के बीच खड़ा था। मेरी स्माइल इतनी ब्राइट थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी हो। कॉरिडोर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मेमोरी वाली फोटो में थी। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी नजर उसके बगल में खड़े सोंग जू पर पड़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा केक था। आह, हम इसे देने यहाँ आए थे। हमें अब भी पता चला कि कल तुम्हारा बर्थडे है और ऊपर से हमने तुम्हें अपनी वेडिंग में आने के लिए कहा। हमें सच में बहुत सॉरी है। कीमोथेरेपी के बाद मुझे असल में ऑयली खाना खाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। जैसे ही मैं उसे मना करने वाला था, लियो रुयान ने वो केक जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया। सोंग जिशु ने खुद इसे खरीदा है, इसे फेंकना मत। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, ये लो फैट क्रीम है। हालांकि उसका टेस्ट इतना मीठा था कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा था, फिर भी मैंने जबरदस्ती एक स्माइल कर दी। केक बहुत टेस्टी है, उसने भी जवाब दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि रुयन ने पूरे शहर की हर केक शॉप में घूम घूम कर इसे चुना है। उसने इस शहर के सारे बेबी ब्रेड फूल भी खरीद ली, यहाँ तक कि रिंग भी उसने अपने हाथों से डिजाइन की है। एक मेडिकल स्टूडेंट, पता नहीं किसने उसे इतना रोमांटिक होना सिखा दिया। ये सब सुनकर मेरे मुंह के अंदर का केक और भी कड़वा लगने लगा। बेबी ब्रेड फूलों वाला केक और रिंग का डिजाइन, ये सब वो चीजें थीं जो मैंने कभी उसे खुद सिखाई थी।
वो रोमांस जो कभी सिर्फ हम दोनों के लिए हुआ करता था, अब वो सब किसी और को दे रही है। शायद उसका कोई दोस्त होगा जिसने उसे सिखाया होगा। केक दे दिया गया है, हमें अब जाना चाहिए। कल उसकी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। उसकी शादी से जुड़ी हर चीज अब पूरी तरह किसी और को दी जा रही थी। लियो रुयान ने सोंग जीसू को पहले जाने के लिए कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक एयरप्लेन टिकट निकाला। इस शादी में शामिल होने के बाद तुम सीधे अपने देश वापस चले जाना। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी शादी खराब करने वाला हूँ। उसकी आंखों में बहुत गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया। मैं नहीं चाहता मेरे और सोंग जीसू के साथ मेरे फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड है। असल में उसकी चिंता बेकार थी। मैं उनकी खुशहाल जिंदगी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि कल से इस दुनिया में जियांग चेन नाम का कोई इंसान नहीं रहेगा। रुयान, तुम्हें अपनी शादी की बहुत बहुत बधाई। लुआन के जाने के बाद मैंने टेबल पर पड़े उस अधूरे केक को देखा। उसकी क्रीम पिघल रही थी और धीरे धीरे उसके किनारे से नीचे बह रही थी, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह, जो दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। घड़ी ने घंटा बजाया। समय ठीक 12 बजे रात का हो चुका था। आज मेरा बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू, जियांग चेन। अगली सुबह मैंने बहुत सुबह ही होटल से चेकआउट कर लिया। होटल के दरवाजे के सामने वेडिंग कार्स की एक पूरी लाइन खड़ी थी। उनकी गाड़ियों के बॉडी पर लिखा था, लियो रुयान और सोंग जीसू की शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं वहां रुका नहीं और लगातार आगे बढ़ता रहा। मैंने एक टैक्सी ली और जंगल के अंदर मौजूद एक मेडिकल फैसिलिटी की तरफ चला गया। मैंने खिड़की के पास वाला कमरा चुना। एल्प्स पहाड़ों की स्नो कवर्ड चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। जब इस स्विच को आगे की तरफ पुश करोगे तो 30 सेकंड्स में तुम गहरी नींद में सो जाओगे। 4 मिनट बाद तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अगर अपना माइंड बदल लो तो इसे वापस खींच लेना। अगर कोई आखिरी मैसेज या लेटर है तो हम उसे पहुंचा सकते हैं। अगर लिरुआन आए तो उसे बता देना। बस मुझे मेरे माता पिता के बगल में दफना देना। मैंने उस नीले आसमान को आखिरी बार देखा, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मैंने लियो रुयान को देखा था। उसके बाद बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने वो बटन दबा दिया। बर्फ जैसे ठंडे लिक्विड का फ्लो मेरे शरीर के अंदर जाने लगा। कोई दर्द नहीं था, सिर्फ हड्डियों तक चुभने वाली ठंड महसूस हो रही थी। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। दूर से चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जानता था कि उसकी शादी शुरू हो चुकी थी। गर्म आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मैंने भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। रुयान, मैं जियांग चेन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और मेरा ग्रूम्स बेस्ट मैन बनने से मना कर दिया? मैं खुद उसे ढूंढने जाती हूँ। मत जाओ। वैसे भी बेस्ट मैन के बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, वो जरूर जल्द वापस आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लियो रुयान, मेरे साथ किए अपने वादे को मत भूलना। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई, ये तीनों तुम्हारी वजह से मारे गए। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो कि मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? सोंग के पिता ने रुयान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहीं उसकी माँ और उसका बड़ा भाई दुश्मनों के रिवेंज की वजह से मारे गए थे। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सोंग की माँ ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा और उससे सोंगजू का ख्याल रखने की विनती की। लियो रुयान ने अपने होंठों को जोर से काट लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ तक सफेद पड़ गए। वो काफी देर तक चुप रही। आखिरकार उसने अपना इरादा बदल दिया। अचानक मौत की घंटी की तेज आवाज गूंज उठी। 13 बार घंटी बजी। हर एक घंटी की आवाज इतनी भारी और दिल चीर देने वाली थी कि चर्च के अंदर का खुशहाल माहौल उसी पल जम गया। आज यहाँ चीन से आए एक मेहमान ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली है। ईश्वर उसकी आत्मा पर कृपा करें और उसे स्वर्ग में स्थान दें। उसका नाम जियांग चेन है। किसकी बात हो रही है? मुझे नहीं पता कि अभी ब्रॉडकास्ट में जिस इंसान का नाम लिया गया वो कौन है। लगता है किसी जियांग चेन नाम के इंसान की बात हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे मेरी शादी की बधाई दी थी। एक्सक्यूज मी, क्या ये वाकई मिस लियो रुयान है? हम स्विट्जरलैंड की लिनजोंग मेडिकल फैसिलिटी से बोल रहे हैं। जियांगचन के गुजरने से पहले उन्होंने कहा था कि आप उनकी राख को उनके देश वापस ले जाकर दफना दें। क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या वो सच में मुझे देख सकता है? एक भी इंसान मुझे टच नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो येलो लाइट थी, मैंने सच में उसकी हथेली से वार्मथ महसूस की थी। हट जा तुम मुझे देख सकती हो? मैंने कहा हटो। बहरे हो क्या? ये पहली बार है कि कोई मुझे देख पा रहा है, जबकि मैं तो बस एक अजनबी हूँ। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गए। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? हमारी शादी नहीं हुई। क्या? उसने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया? उफ, मेरी नाक फिर बंद हो गई। कार की खिड़की खोल दो, थोड़ी हवा लगने दो। तुम दोनों की शादी नहीं हुई? क्या तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की वजह से? कह सकते हो ऐसा ही है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। सॉरी, वो एक अच्छा इंसान था। ऑफिसर सेन, तुम्हारे हिसाब से क्या इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा फिर भी रहती है? हाँ, तुम्हारे जैसे डॉक्टर भी अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। हाँ, ऐसी चीजों के मामले में उन्हें मौजूद मान लेना ही बेहतर है, बजाय इसके कि बिल्कुल न माना जाए। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई? मैं बस पूछना चाहती हूँ, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इतनी जल्दी क्यों चला गया? अरे, ये भी कोई बात हुई।
पहले तो तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, अभी उसके घर से काफी दूरी बाकी है। तुम इतनी जल्दी क्यों उतर गई और इस तरह बारिश में भीग रही हो? उफ, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी राख तो सूप बन जाएगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर घर नहीं लौटोगी तो क्या करोगी? अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुम फिर भूल गई। हाँ, वो मेरी आवाज कैसे सुन सकता है? मुझे लगा तुम सिर्फ मेरा इमेजिनेशन हो, कि तुम मुझे देख सकते हो। लगता है तेज बुखार की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। मुझे पता ही था। इतने साल बीत जाने के बाद भी पापा और माँ की आत्माएं अभी तक यहाँ क्यों हैं? तुम पक्के तौर पर कह रहे हो कि वो लिविंग रूम में है और अब चैन नहीं रहा। मत जाओ। तुम यहाँ कैसे हो? असल में तुम कौन हो? तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हें जरूर पता होगा कि मेरी ये हालत क्यों हुई। मेरे माता पिता की आत्माएं क्यों नहीं हैं? सड़क पर भी सिर्फ कुछ ही आत्माएं हैं, लियो रुयान। और तुम मुझे क्यों देख सकते हो? वो आत्मा जो मौत से वापस लौटी है। अब समझे? तभी तो पापा और माँ यहाँ नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास भी सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है? बस तुमसे यूं ही रास्ते में मुलाकात हो गई। हाउसिंग रिफंड। ऑपरेशन रूम तैयार है, जल्दी से उसे अंदर लेकर आओ। होश में आने के बाद अचानक उसकी कॉन्शियसनेस चली गई। वो लगातार बड़बड़ा रही थी कि वो गायब हो गया है। पता चला कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन था। फिर वो बेहोश होकर गिर गई। वाकई बहुत ज्यादा है। लियो रुयन को बहुत तेज बुखार है और उसका शरीर बेहद कमजोर है। घाव गहरा नहीं है। उसे इंटेंसिव केयर रूम में ले जाओ। क्यों? जबकि मैं मर चुका हूं। मेरे शरीर को तो क्रिमेशन भी कर दिया गया था, लेकिन फिर मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? तुम इतनी हद तक मरना चाहती थी? मुझे पता ही था तुम नहीं जाओगी। तो ये बात थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि जब वो मौत के करीब पहुंचेगी तभी मैं उसके सामने आऊंगा। कल रात उसने मुझे नहीं देखा था, इसीलिए उसने मुझे बाहर आने के लिए मजबूर करने का ये तरीका अपनाया। मैं स्विट्जरलैंड से लेकर अब तक लगातार तुम्हारे पास ही था। कल मुझे बस एक काम की वजह से थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा था। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत थी? तो क्या तुम अब चले जाओगे? 15 मिनट बाद मैं पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं जा सकते? शांत हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जांगचेन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, वरना मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत थकी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो। बहुत लंबे समय बाद मैंने लियो रोयान को देखा है। वो इस तरह गहरी नींद में सो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम उस समय वापस लौट आए हों, जब हम पहली बार मिले थे। जैसे कुछ भी कभी बदला ही नहीं था। मुझे माफ कर देना, मुझे जाना होगा। गुड बाय लियो रोयान। तुम्हें अच्छी तरह जीते रहना है। क्या मैं भी मर चुका हूं? लेकिन फिर भी ये महसूस क्यों हो रहा है? ओह, जिसे तुम लेकर आए हो वो वापस जिंदा हो गया है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे पता है, लेकिन क्या मैं गायब नहीं हो चुका था? एक मिनट रुको। ये मेरा चेहरा नहीं है। क्या मैं इतनी जल्दी रिइंकार्नेट हो गया, या मेरी आत्मा किसी और के शरीर में घुस गई है? तुम वही महिला हो जो उस एयरप्लेन में थी। क्या तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए? तुम्हें भी पता है कि इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा है। तुमने आखिर मेरे साथ किया क्या है? तुम असल में कौन हो? ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, फिर मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ? उसे इस तरह देखकर लगता है कि वो लुलिन को कुछ भी नहीं बताएगी। मेरा नाम ही तुम्हारा मास्टर है। तो फिर तुमने गलत इंसान को ढूंढ लिया है। मुझे ऐसी अजीब आदतें नहीं हैं। तुम्हारे दोबारा जिंदा होने की कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे लिए काम करना होगा, समझे? फिर इस शरीर के असली मालिक का क्या हुआ? उसका ऑब्सेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसकी आत्मा गायब हो चुकी है। ऑब्सेशन? क्या मैं यहाँ इसलिए टिक पाया हूँ क्योंकि मेरा ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग है? लेकिन क्यों? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सिर्फ वही इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है जिसके अंदर जीने की बहुत स्ट्रांग इच्छा हो। इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर अच्छे से रिसर्च करने दो। तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसी इच्छा होती है जो मेरे जैसे मर चुके इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है। ये जगह बहुत बदल गई है। तुम्हारी मौत के बाद ये तीसरा साल है। 3 साल, इतना लंबा टाइम हो गया है ना? फिर लियो रुयान का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जिंदा है या उसकी शादी हो गई? क्या हमें मेरे घर वापस नहीं जाना चाहिए? आज ड्रिंकिंग पार्टी है। मुझे लगा था इस बॉडी का मालिक जैज पहनते समय मर गया था। अब लगता है कि उसके मरने के बाद तुमने उसे पहनाया है। मैं अल्कोहल नहीं पी सकता। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? बस तुम्हें याद दिला दूं, लियो रोयान भी वहां है। आज रात शायद उससे मिलने का तुम्हारा आखिरी चांस हो। तुम जाना चाहते हो या नहीं? तुम्हारी मर्जी। तुम तो आराम से जी रही हो, फिर तुम उसे कैसे जान सकती हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना कहना है कि जाना है या नहीं। अगर जाना है तो इसे किसी पुराने जान पहचान वाले से मिलने जैसा समझ लेना। शुरुआत में मैं पूछना चाहता था कि आखिर आखिरी बार उससे मिलने का क्या मतलब है, लेकिन उस औरत का एटीट्यूड देखकर लगा कि पूछना भी बेकार है। प्रेसिडेंट लू, सॉरी, मैं सामने आकर आपका स्वागत नहीं कर पाया। ये मेरा असिस्टेंट किमिंग है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि सॉन्ग जिशु यहाँ क्यों है। लूली के मुंह से उसका नाम सुनते ही मुझे समझ आया। यही इस बॉडी के असली मालिक का नाम था। हेलो असिस्टेंट के, मैं प्रेसिडेंट लियू सॉन्ग जिशु की फेनेसी हूँ। कृपया मेरे साथ आइए।
मैं आपको दोनों को इवेंट की जगह तक लेकर चलती हूँ। लियो रोयान। 3 साल गुजरने के बाद भी आखिर में उसने फिर भी उसी आदमी को चुना। उसने मेरे सामने कभी इवनिंग ड्रेस नहीं पहनी थी। वो कहती थी कि ऐसे कपड़े बहुत परेशानी वाले होते हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि उसे पहनने के बाद वो इतनी खूबसूरत लगेगी। किसने सोचा था कि इतने लंबे टाइम तक उसके साथ रहने के बाद भी उसने मेरे लिए एक बार भी इवनिंग ड्रेस नहीं पहनी। उस वक्त मेरा दिल ऐसा घुट रहा था जैसे उसके ऊपर कोई पत्थर रखा हो। एक पल ऐसा आया जब बनाना का बहुत मन हुआ कि वो उसका नाम जोर से पुकारे। वो कभी उसके लिए बहुत खास इंसान हुआ करता था, क्योंकि उसने सॉन्ग जीशू को चुन लिया था। इसलिए अब मुझे उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं थी। असिस्टेंट किन, क्या तुम इसे थोड़ी देर देखना चाहोगे? पिंक डायमंड वाकई कीमती होता है, लेकिन रेड डायमंड की वैल्यू उससे कहीं ज्यादा होती है। अगर मेन एग्जीबिशन में पिंक डायमंड की जगह रेड डायमंड रखा जाए तो ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। वैसे भी मार्केट में रेड डायमंड को ज्यादातर नेकलेस में लगाया जाता है। अगर इसे रिंग के कंसेट कोर्साकोज नून एंड बायोसोक रिंग के सेंटर स्टोन के रूप में लगाया जाए तो इसकी लग्जरी और भी ज्यादा उभर कर आएगी। ओह गॉड, मैं लगभग भूल ही गया था कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। जिस फील्ड को मैं जानता हूँ उसके बारे में दोबारा बात करते ही मैं थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। कहीं इससे लूली का बिजनेस खराब तो नहीं हो जाएगा? मुझे माफ कर देना, वो सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। नहीं, तुमने जो कहा वो सही है प्रेसिडेंट। लुलू, क्या हमें अभी तक इस एग्जीबिशन को संभालने के लिए कोई इंसान नहीं मिला है? क्यों ना इसे ही रख लें, इसे ही जिम्मेदारी दे दो। अभी ये एल का मेन असिस्टेंट है। अगर ये नहीं चाहता तो तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, समझे? किनमिंग, तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। मैं नहीं चाहता। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर तुम्हारी असली इच्छा क्या है? शायद इसका संबंध उससे है, शायद नहीं, बल्कि पक्का इसका संबंध उसी से है। लेकिन अब 3 साल गुजर चुके हैं। मैंने सोंग जीशू को चुन लिया है। अब मैं उस इच्छा की परवाह क्यों करूं? डिनर भी खत्म हो गया। लूली ने मुझे अपने साथ घर लौटने नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे ल्यूरियन और सोंग जीशू के साथ वापस जाने के लिए कहा, एक ही कार में उनके साथ। उस एग्जीबिशन में 2 ब्लू डायमंड रिंग्स थी। एक का कलर गहरा था और दूसरे का हल्का। अगर तुम्हें दोनों में से एक चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? प्रेसिडेंट लियू मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन क्या यह कंपनी सीक्रेट में नहीं आता? यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है। देश में जिन प्राइवेट सेलर के पास ब्लू डायमंड हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अगर किसी को इस एग्जीबिशन के बारे में पता चल गया तो हमें आसानी से दबाया जा सकता है। वो खुद नहीं डरती, फिर तुम क्यों डरते हो? इसका कलर ज्यादा ब्राइट साइड के करीब है। इसकी एग्जीबिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी चमक गहरे समुद्र जैसी है, बहुत शांत और मिस्टीरियस। इसका माहौल सच में यूनिक है। वैसे भी चॉइस तो चीज की वैल्यू से ही तय होती है। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि चॉइस चीज की वैल्यू से तय होती है। इसका मतलब क्या है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले उसे बिजनेसमैन सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन अब उसने खुद ये ज्वेलरी एग्जीबिशन कंपनी खोल ली। आखिर मामला क्या है? क्या उसके पुराने सारे वुंड्स? क्योंकि मैं मैनेजर हूं। डायरेक्टर लियू के मामलों की देखभाल करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। सिचुएशन देखकर साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं कुछ पता करूं। सही भी है, आखिर वो लियू रुयान की फैंटेसी है। मुझे लगता है किसी फॉरेन मैन का उसके करीब आना नॉर्मल है। वैसे भी 3 साल गुजर चुके हैं। वो आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। सिर्फ मैं ही अभी तक उसी जगह फंसा हुआ हूँ। कुछ दिनों बाद तक मैं लगातार लियो रुयान की कंपनी में ही रहा और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को फॉलो करने की जिम्मेदारी संभालता रहा। मेरी वर्क डेस्क ठीक उसके ऑफिस के दरवाजे के सामने थी। ये कुछ ड्राफ्ट्स हैं जिन्हें फेंक दिया गया था। अगर हो सके तो इन्हें थोड़ा और परफेक्ट कर देना। तभी समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट की बातें इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थीं। पता चला कि ये सब मेरे ही रफ ड्राफ्ट्स थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये कंपनी इसलिए खोली है ताकि मेरे उस अधूरे ड्रीम को पूरा करने में मेरी मदद कर सके। डायरेक्टर लियू का मतलब ये है कि मैं फिलहाल सिर्फ प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस फॉलो करने का काम कर रहा हूँ ताकि सॉन्ग फैमिली का एहसान चुका सकूं। उसने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। मैं अपनी आखिरी इच्छा की वजह से उसकी जिंदगी को लगातार फंसा नहीं रहने दे सकता। तो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम चले जाओगे? हाँ, चाहे कुछ भी हो तुम्हें जाना ही होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं समझ गया। बाहर जाओ। काश मुझे पता होता तो मुझे यहाँ आने के लिए अग्री ही नहीं करना चाहिए था। कल तुमने आखिर रोयान से क्या कहा था? क्या डायरेक्टर लियू को दूसरों की बातें छिपकर सुनने की आदत है? असिस्टेंट के पीछे से क्लाइंट की बुराई करना बहुत बड़ा टैबू है। एल, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे इतना देखना भी पसंद नहीं करती? जब मैंने उसे छोड़ देने का फैसला कर लिया है तो अब मुझे उसकी जिंदगी में और दखल नहीं देना चाहिए। अगर डायरेक्टर लियू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे बार बार बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अधीन काम करने वाला अपना काम छोड़कर बाहर घूम रहा है? मैं डायरेक्टर लू का सबॉर्डिनेट हूं, लेकिन अब तुम हमारी कंपनी का बिजनेस सीक्रेट जान चुके हो। इस एक्सीबिशन के खत्म होने तक तुम किसी आउटसाइडर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि कल तो उसी ने खुद ये बात कही थी। उस वक्त उसे अपने सीक्रेट के लीक होने का डर क्यों नहीं था? वो मेरा आदमी है।
बॉस को काम की रिपोर्ट दे रहा है डायरेक्टर लियो, आपको इसे इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक एग्जीबिशन चल रही है वो मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है। क्या तुम उसे देखना नहीं चाहती? मैं किसी और को ये काम संभालने के लिए रिप्लेस कर सकता हूँ। तुम पागल हो क्या? ये औरत गैम्बल कर रही है कि मैं मना नहीं करूंगा। वो गैम्बल कर रही है कि मैं अपनी होप के पीछे भागना नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त जब मैंने खुद उसकी इच्छा मान ली थी तब मैंने मान लिया था कि मैं हार चुका हूँ। शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं बहुत पहले उसे छोड़ चुका हूँ, लेकिन आखिर में भी मैं लियो रुयन की एक नज़र के सामने खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ही सही। सब कुछ जानने के बाद मैं उसे ठीक से गुड बाय कह दूंगा। कैफे से वापस आने के बाद लियो रुयन ने मुझसे एक शब्द तक बात नहीं की। अब तक ऑफिस में भी कोई मूवमेंट नहीं हुई थी असिस्टेंट के। अब से तुम डायरेक्टर लियो के पर्सनल असिस्टेंट बन जाओगे और पूरी तरह उसके खाने पीने और रोजमर्रा की जिंदगी की देखभाल करोगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट से बाहर है। सॉन्ग कॉन्ग, तुम तो उसके फियांसे हो, उसे अपनी मर्जी से ऐसा करने देते हो। ये मेरा आइडिया था। मुझे लगा था ये लियो रुयन का ऑनर्डर है। सोचा भी नहीं था कि ये सॉन्ग जू था। वो पागल है क्या? क्या वो लियो रुयन को पसंद नहीं करता? इसका मतलब क्या है? मैं उसे पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह जी सके। 3 साल पहले उस इंसान की मौत के बाद से रुयन सच में पागल हो गई है, तुम्हारे आने तक। इन 3 सालों में वो कई बार हॉस्पिटल गई है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ तब जब वो मौत के करीब होगी जियांग चेन उसके सामने आएगा। लेकिन मैं हर बार कभी सामने नहीं आया। तभी उसके हाथों पर इतने सारे नए घाव हैं, तभी इतने सारे सुसाइड नोट्स हैं। वो मरना नहीं चाहती, वो बस मुझे फिर से देखना चाहती है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने हर पॉसिबल तरीका आजमा लिया, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाया। मैं किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह जिए। अगर जियांग चेन द्वारा छोड़ी गई रुयन की विल ना होती, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए कंपनी खोलना और एग्जीबिशन आयोजित करना, तभी उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह थी। विल? मुझे क्यों याद नहीं कि मैंने कभी कोई विल छोड़ी थी? भले ही वो अब भी जिंदा है, लेकिन इन 3 सालों से वो किसी जिंदा लाश की तरह रही है। उसमें जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तुम्हारे आने तक। तुम्हारे आने के बाद उसके इमोशंस फिर से हलचल करने लगे हैं। शायद वो तुम्हें जियांग चेन समझ रही है। कियन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी रिजल्ट होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, बस तुम उसे सच में दोबारा जीना सिखा सको। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मना क्यों कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता। इन 3 सालों में उसने कितना सफर किया। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ पल के लिए एक अर्ज जरूर आया था। मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में सच बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऐसा करने से रोक रहा हो। उसने मुझसे कहा था कि अगर इंसान को दोबारा जीने का मौका मिले तो उसे अपने लिए जीना चाहिए। लगता है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। लेकिन लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे याद है, शायद मैंने कभी एक लेटर लिखा था। उस एनवलप के अंदर एक रिंग भी थी, लेकिन रिंग का डिजाइन और उस लेटर में क्या लिखा था मुझे अब याद नहीं। ये क्या मतलब है? ईजी है, तुम बस शादी कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझसे शादी कौन करना चाहता है, मैं और तुम। आखिर में पीछे मुड़कर देखने पर ही मुझे समझ आया, तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो। एक बार फिर बोलो, तुम्हें मुझसे मजाक करने के लिए किसने कहा? मुझे तुम्हारे जैसी शार्प टंग्ड औरत से शादी करने को कह रहे हो। इससे अच्छा है कि मुझे जिंदगी भर कुछ भी याद ना आए। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं? कल प्रेसिडेंट लियू बिजनेस ट्रिप पर जाएगी। अगर तुम उसके साथ जाओगे तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। लगता है सॉन्ग जू बदल गया है। वो कैसे अपनी फियंसे को अकेले किसी दूसरे आदमी के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने दे सकता है? मैं खुद इसे लेकर जाऊंगा। तुम सूटकेस नहीं ले जा रहे हो, न कपड़े न चेंज करने के लिए कुछ। दोंगजिंग पहुंचने के बाद खरीद लूंगा। वैसे भी मैं ज्यादा समय वहां नहीं रहूंगा। किसे पता मैं इस बॉडी में और कितने समय तक रह पाऊंगा। बहुत ज्यादा पर्सनल सामान छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सब लोली के पैसों से खरीदा जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नुकसान महसूस नहीं हो रहा। बस बिना किसी बोझ के चला जाऊंगा। असिस्टेंट की सच में बहुत रिलैक्स्ड है। हाँ, पता नहीं ये सिर्फ मेरा वहम है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है लियू रुयन की बातों के पीछे कोई हिडन मीनिंग है। तुम ही तो इसे लेकर जा रही थी, अभी कह रही थी कि खुद लेकर जाओगी। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, अब नहीं उठाना। बड़ी ही पलटू औरत है। कहाँ गई तुम्हारी वो अकड़ वाली एरोगेंट स्टाइल? क्या ये डब्लू मेरी फेवरेट डिजाइनर नहीं है? और वही मेंटर भी हैं जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया था। कहीं इस बार वो इनके साथ कोऑपरेशन की बात तो नहीं कर रहे? तभी समझ आया मिस्टर लियू, जिन्हें मैं कई बार रिजेक्ट कर चुकी हूँ, वो फिर भी मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहे थे। तो ये सब तुम्हारी वजह से था। लगता है कॉलेज के टाइम मैंने बस एक बार कहा था कि मुझे डब्ल्यू पसंद है। सोचा भी नहीं था कि वो आज तक याद रखेंगे। थैंक यू मिस्टर लियू। कहीं वो सच में मुझे रिप्लेसमेंट तो नहीं समझ रहा? हमारी मुलाकात डेस्टिनी है। चलो ड्रिंक करते हैं। उसे अल्कोहल पीने से आसानी से उल्टी होने लगती है। मैं ही पी लेता हूँ। दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे अल्कोहल से उल्टी हो जाती है। उसे कैसे पता चला? यहाँ तक कि मेरी पिछली जिंदगी में भी किसी को इस बात का पता नहीं था। बस एक ही मौका था, वो स्विट्जरलैंड वाला,
जब मैं लियो रुयन के सामने नशे में था। आप भी अच्छी खासी अल्कोहल पी लेते हैं मिस्टर लियो। ये आदमी जानबूझकर उसे ड्रिंक पिला रहा है। मिस्टर डब्ल्यू, अल्कोहल पीने का ये कोई तरीका नहीं है ना? अगर ड्रिंक नहीं करेंगे तो बिजनेस की बात कैसे करेंगे? तो फिर मैं अकेला ही पी लेता हूँ। सॉरी, लगता है ये कून ऑपरेशन कैंसिल हो गया। क्या तुम बिजनेस की बात करने नहीं आए थे? ऐसे ही चले जाना क्या सही है? तुम ठीक हो? जब तुम्हें पता है कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते, फिर भी दूसरों के लिए खुद को आगे क्यों कर रहे हो? तुम सच में नशे में हो या बस एक्टिंग कर रहे हो? वो अब पहले से ज्यादा डोमिनेंट और कोल्ड हो गया है, बिल्कुल अपने पुराने रूप जैसा नहीं रहा। मत जाओ, मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। वो सो गया। 7 साल पहले की ग्रेजुएशन पार्टी। पहले कुछ मत बोलो, मैंने अभी ड्रिंक किया है, खून नहीं निकला है। तब भी वो इसी तरह बेड के किनारे बैठकर पहरा देती थी। बॉस ल्यू, हम हमेशा अतीत में रहकर नहीं जी सकते। वैसे भी जो मर चुका है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सब कुछ जाने दो। तुम कुछ भी नहीं समझते। उसी ने मुझे लगातार जीते रहने का मतलब सिखाया था। उसी ने मुझे एक फैमिली दी थी। क्या तुम्हें पता है? बेशक मुझे पता है। लियो रुयन ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। जब मैं पहली बार कॉलेज में उससे मिला था, तभी मुझे पता चल गया था कि उसके दिल के अंदर एक छिपी हुई लोनलीनेस है। उसे अपना दिल खोलने के लिए मैं हर वक्त उसके साथ रहता था। उसे अपने घर लेकर जाता था ताकि वो फैमिली की वार्मथ महसूस कर सके। आज तक मुझे सब याद है। पता नहीं कितनी बार उसने रोते हुए मुझे गले लगाया था, कितनी बार हंसते हुए मुझे गले लगाया और मेरी बाहों में कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और पूरी जिंदगी मेरे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सच में किसी दूसरे इंसान के बिना जी ही ना सके। इस जिंदगी में खुद को उसकी मौत वाले दिन में कैद मत करो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लियो रुयन के साथ इन 2 दिनों का टाइम बिताने के बाद क्या तुम्हें कुछ याद आया? सामान्य ही था, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हम ट्राई करके देखते हैं। नहीं, अगर शादी नहीं करनी तो तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। 2 लाख रुपए। मुझे ही क्यों देना होगा? रहने दो, बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जरूर चुका दूंगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दे देता हूं। आपकी इस काइंडनेस के लिए थैंक यू बॉस लियो। लेकिन ये मेरा और लूली का मामला है। तुम्हें जिस चीज की चिंता करनी चाहिए वो तुम्हारी फियोंसे सोंगजू है। क्योंकि मेरे एम्प्लॉई मिस्टर चेन काफी समय से कोई अग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं, उसी रात हम कसिनो छोड़कर चले गए। इस बार क्या तुम अपने दिल की असली फीलिंग्स समझ पाए? मैं सच में ऐसी चीज दोबारा नहीं होने दूंगा। वो दोनों वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? तुम सच में इसे मुझे देने वाले हो? बेशक, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी मार्केट प्राइस करीब 8 मिलियन है। मैं इसे अपने 2 लाख रुपए के कर्ज के पेमेंट के तौर पर तुम्हें दे दूंगा। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कर्ज को चुकाने के लिए मेरी रिंग इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे मुझे दे दिया है, इसलिए ऑफिशियली अब ये मेरी हो चुकी है। इसे अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करने में क्या गलत है? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो और मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेशर्म भी। मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी चीप ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बस आत्माओं के अस्तित्व की सच्चाई जानना चाहता हूँ और उस सच्चाई को समझने की कि तुम हो। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं दोबारा जिंदा कैसे हुआ। फिर मैं तुम्हारी उस सच्चाई को पता करने में कैसे मदद कर सकता हूँ? जब तुम दोबारा जिंदा हुए, मैंने तुम्हारे शरीर से नीले धुएं की 3 लटें निकलते हुए देखी थीं। 3 नीले धुएं की लटें। मौत के बाद बहुत स्ट्रांग इच्छा हमेशा किसी जगह पर ठहरने की जगह तलाशती है। इसलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को किमिंग के शरीर में गाइड कर दिया, जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। तुम वापस कैसे आए? इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता है। इसकी असली वजह सिर्फ तुम खुद जानते हो और यही वो आंसर है जिसे मैं भी तलाश रहा हूँ। रुयन, मैं स्विट्जरलैंड वापस जाना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे क्या चाहिए और तुम वो मुझे कभी नहीं दे सकते। रोहन, मुझे माफ कर दो। असल में एक ऐसी बात है जिसे मैं हमेशा से तुमसे छिपाता आया हूँ। 3 साल पहले ही मुझे तुम्हारे और जंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। यहाँ तक कि जब मैं पहली बार स्विस में उससे मिला था तब की बात भी मैंने पता लगाया था और मुझे अच्छी तरह पता था कि वह वहाँ इथेनासिया करवाने गया था। उस समय मैं बहुत डर गया था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझे तुरंत छोड़कर वापस उसकी बाहों में चली जाती। इन 3 सालों से मैं लगातार गहरे अपराध बोध और पछतावे में घिर हुआ था। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो क्या वह नहीं मरता और हमारा रिश्ता इस तरह बर्बाद नहीं होता। मैं बहुत भोला था। मुझे लगता था कि समय हर चीज को ठीक कर सकता है, लेकिन इन 3 सालों में मैं भी हर पल तड़पता रहा। अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माफी मांगने वाली असल मैं हूँ। ये सब मेरी गलती है। जिस रात वो घटना हुई थी, मुझे जियांग चेन को सब कुछ समझाकर उसके साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए था, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मुझे उसे खोने का डर था, इसलिए मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं अब और नहीं भागूंगी। इतने समय तक रुयन का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया।
उसने जिस एग्जीबिशन की पूरी तैयारी की है वो 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। अफसोस, तब तक मैं देश में नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम काम के साथ साथ रुयन पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। शुक्रिया। किसी को नहीं पता चला कि सोंग जीशु कब चला गया। लियू रुयान ने उसके लिए स्विस में एक घर छोड़ दिया और हर महीने उसे नियमित रूप से पैसे भेजती रही। लियू रुयन ने कहा कि वह सोंग जीशु को अपने पार्टनर का दर्जा नहीं दे सकती, लेकिन उसे अपना परिवार बना सकती। मैं सोंग जीशु की तकलीफ समझ सकता था, लेकिन एक बाहरी इंसान होने के नाते मैं इसमें दखल नहीं दे सकता था। मैं बस दुआ कर सकता था कि उसे अपनी जिंदगी का रास्ता खुद मिल जाए। ये वो डिजाइन है जो मैंने उस समय अपने हाथों से बनाया था। भले ही इसे बनाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? 9 साल पहले तुमने कहा था कि चाहे कोई भी हो, अगर वह तुम्हारे डिजाइन से ज्वेलरी बना सकता है तो तुम अच्छे से सज संवर कर उससे शादी करोगी। और आज तुम्हारे स्केच से बनी सारी ज्वेलरी मैंने पूरी कर दी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वो बातें तो बस मेरी इमोशनल बातों का नतीजा थी। जब मैं अपना डिजाइन हर जगह भेज रही थी और लगातार रिजेक्ट होने की वजह से मैंने यूं ही वो बात कह दी थी। कौन सोच सकता था कि वह आज तक उसे याद रखेगा और उसे सच मान लेगा? प्रेसिडेंट लियो, आप गलत इंसान को समझ रहे हैं। मैं किमिंग हूं। जांग चेन 3 साल पहले ही मर चुका है। मैं वो नहीं हूं। मैं गलत नहीं हो सकता। जांग चेन, पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम वापस आ चुके हो। ये ब्लू डायमंड बिल्कुल प्रेमी की आंखों जैसी है। ये शब्द तुमने खुद उस समय कहे थे। क्या तुम्हें याद नहीं? लियू रुयन की अब भी कही हुई बातें मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थीं, लेकिन मुझे सच में याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये बातें कब कही थीं। तुमने मुझे इन 3 सालों तक तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे इतने समय तक टिक पाई, लेकिन तुम वापस आने के बाद भी मुझसे लगातार दूर क्यों जा रहे हो? वह मेरा इंतजार करती रही। मैं कुछ भी क्यों याद नहीं कर पा रहा हूँ? जंगचेन, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे डरा मत। मैं लियू रुयन को बात करते हुए देख रहा था, लेकिन मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला हो। मेरे कान इतनी बुरी तरह बज रहे थे कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जांगचेन, मुझे क्या हो रहा है? तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे ही वो इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा इंतजार सिर्फ हमेशा के लिए गायब हो जाना करेगा। मेरी सोच सही है। मेरी इच्छा जरूर लियू रुयान से जुड़ी हुई है। गाड़ी रोको। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सच्चाई जानना नहीं चाहते? मैं भी अपनी याददाश्त वापस पाना चाहता हूँ। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है मैं जल्द ही उन यादों को देखने वाला हूँ। ये उस समय मेरे स्पिरिट का रूप है। और आगे मत बढ़ो, क्योंकि तुमने खुद इसे भूलने का फैसला किया था। उसके लिए अपनी यादें वापस पाने की इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अभी भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाया हूँ। ये जगह कहाँ है? तुम कौन हो? मैं तुम ही हूँ। ये वो सपना है जो तुमने लियू रुयान के लिए बनाया था। ड्रीम रियलम। यादें सफेद रोशनी की तरह झलकने लगी जब घड़ी ने ठीक 10 बजाए। मैं सच में लियू रुयान की आंखों के सामने ही गायब हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गायब नहीं हुई थी। बस अब मुझे कोई और देख नहीं सकता था। मैं सिर्फ उसके बगल में खड़े होकर उसे देखता रह सकता था। उसकी कलाई का घाव फिर से खुल गया था। ताजा खून उसकी पट्टी को भिगोते हुए रिस रहा था और फर्श को लाल कर रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। और वह फिर भी मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लगी हुई थी। मैं मर सकता हूँ, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैंने देखा कि लियू रुयन न तो खाना खा रही थी और न पानी पी रही थी, और बहुत कमजोर होने की वजह से बार बार बेहोश हो जाती थी। सोंगजू ने उसे होश में लाने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वह होश में नहीं आई। आखिरकार उसे मजबूरी में उसे हॉस्पिटल के कमरे के अंदर बंद करना पड़ा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद लियू रुयन ने अचानक घर वापस जाने की मांग की। जंग परिवार के विला में वापस आ गए। उन्हें लगा कि लियू रुयन अब नॉर्मल हो चुकी है। किसे पता था कि जैसे ही सोंगसू वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाएगा, वह तुरंत अंदर से दरवाजा लॉक करके बाथरूम में चली जाएगी। मैं चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाता रहा, वह फिर भी मुझे नहीं सुन सकती थी। सोंग जिशु को जब लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वह तुरंत वापस मुड़ा और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। लेकिन लियू रुयान ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अगर मैं सच में मर जाऊं तो क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? शायद भगवान को उसे इस हालत में देखकर दया आ गई। मेरी दिल चीर देने वाली चीख आखिरकार उसे होश में लाने में कामयाब हो गई। उसकी ये पुकार मेरे दिल में चुभती हुई एक तेज तलवार जैसी थी। उसे जिंदा रखने के लिए मैं बस उससे झूठ बोल सकता था। नर्क के राजा ने कहा कि मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। शुरुआत में वह मुझे वापस इस दुनिया में भेजना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर को पहले ही जला दिया गया था। मुझे एक नया शरीर ढूंढना होगा, और अभी तक मुझे वो मिला नहीं है। मेरा थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, तुम मर नहीं सकती। मेरे वापस आने का इंतजार करना। हाँ, मेरे पास सच में उसकी जान बचाने का कोई और तरीका नहीं था। मैं बस इसी झूठ का सहारा ले सकता था। वह भी बिल्कुल मेरी तरह थी। लियू रुयन को जिंदा रखने के लिए उसने भी झूठ बोलना चुना। शायद उसके इस काम ने मेरे दिल को छू लिया था, जिससे मेरा शरीर फिर से गायब होने लगा। मैं उसे एक बार और देखना चाहता था। ये मेरी एक और इच्छा थी। अब मुझे याद आ गया।
मेरी इच्छा थी कि मैं लियो रुयन को एक बार फिर देखना चाहता था। तो फिर क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम गायब हो जाओगे, अगर तुम उससे नहीं मिलोगे तो तुम जिंदा रह सकते हो। ये शरीर बहुत हेल्थी है, इसमें न कैंसर है न कीमोथेरेपी। मैं मानता हूं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आकर्षक था। कम से कम मेरी जिंदगी अब बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। भले ही उसका अंत दुखद होना था, लेकिन जिंदगी के हर सुख दुख का अनुभव मैं कर चुका था। मुझे कोई पछतावा नहीं था। मेरी इच्छा बस इतनी थी कि मैं उसे एक बार और देख सकूं और उसे अच्छी तरह जिंदगी जीते रहने दूं। जैसे ही मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चल जाएगी, तुम गायब हो जाओगे। सही है ना? तो 3 साल पहले हॉस्पिटल में मुझे पहचानने के बाद तुम तुरंत गायब हो गए थे, और आज भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। आज के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। क्या तुम बिल्कुल भी मेरी तरफ मुड़कर मुझे नहीं देखना चाहती? हम इतने लंबे समय से अलग हैं। रुयान, मेरी तरफ मुड़ो और मुझे देखो। अब मेरा इंतजार मत करना और फिर से वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करना। हाँ, आज का दिन खत्म होने के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रुयन, अच्छी तरह जिंदगी जीना मैं नहीं कर सकती। उस वक्त इस जानी पहचानी गर्माहट वाले शरीर की गर्मी ने मेरे दिल को सुकून दिया। ये पिछले 3 सालों में मेरे लिए सबसे खुशहाल पल भी था। मैं इस गले लगने को छोड़ना नहीं चाहता था। इस पल की नरमी और सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारे साथ जिंदगी जीते रहना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अलविदा लियू रुयुए। रुको, ये क्या हो रहा है? कहा नहीं गया था कि मेरी इच्छा पूरी होने के बाद मैं गायब हो जाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं? अभी अभी मेरी इच्छा बदलकर हमेशा यहीं रहने की इच्छा बन गई, जिसकी वजह से इन दोनों आपस में टकराती इच्छाओं ने नियमों के अंदर एक दरार पैदा कर दी। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं सच में अभी भी यहाँ हूँ। क्या मुझे अब भी जाना पड़ेगा? अगर ये सच में मेरी इच्छा का चमत्कार है तो चलो इसे सच्चे दिल से साबित करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना।